गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपनी है राजस्थान की प्रमुख परियोजना। जो स्रोत रहे हैं वो है टांका। देखिए, टांका को हम भूमिगत टैंक भी कहते हैं। ये पश्चिमी राजस्थान में परंपरागत जल संग्रहण एवं जल संरक्षण स्रोत के रूप में प्रत्येक घर और खेत में भूमि में 5 से 6 मीटर गहरा खड्डा खोदकर बनाया जाता है। इसके ऊपरी भाग पर पत्थरों तथा स्थानीय उपलब्ध संसाधनों से ढक दिया जाता है और इसकी प्रमुख है घरों की छत तथा आगोर के आने वाले वर्षा जल को संग्रहण किया जाता है। कि लोग घरों की छत के पानी को भी एकत्रित करते हैं, तो कुछ फर्श बना करके फिर बाद में उस टांके में उस जल वर्षा के जल को संग्रहित करते हैं। इसके आंतरिक भाग में राख और बजरी का लेप कर दिया जाता है ताकि पानी कम सोखे। जल रिसाव व तली के कटाव को कम कर सकता है। राजस्थान में जल स्वावलंबन योजना तथा अन्य योजनाओं में टांकों का निर्माण किया जा रहा है। कि राजस्थान में एक जल स्वावलंबन योजना चलाई जा रही है, तो सरकार के द्वारा इन टांकों का भी निर्माण करवाया गया है। दूसरा है जोहड़। ये शेखावटी, सीकर, झुंझुनू और हरियाणा वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा बनाए जाते हैं। कहते हैं इनका सामान्य रूप सामान्यतः टांके के समान ही है, परंतु इसका ऊपरी भाग टांके से बड़ा था गोलाकार और खुला होता है, क्योंकि टांके को ऊपर से ढका रहता है और ये खुला रहता है, क्योंकि इसमें लोग ज्यादातर पशुओं को ही पानी पिलाते हैं। जिसमें बहते हुए वर्षा जल को इसके आघूर के माध्यम से इकट्ठा किया जाता है। ये जो जोहड़ होते हैं, ये पशुओं तथा मानव के लिए पेयजल का उत्तम स्रोत बताया जाता है। इस प्रमुखतः हरियाणा और शेखावटी क्षेत्र में सबसे ज्यादा बनाए जाते हैं। फिर एक है बेरी या छोटी कुई। देखिए, बेरी और छोटी कुई पश्चिमी राजस्थान में उन तालाबों के आगे की ओर बनाई जाती है और लोग पानी पीने के लिए उस छोटी कुई का निर्माण करते हैं। यह पश्चिमी राजस्थान में तालाब तथा खड़ीन के आघूर में, आघूर का मतलब है पानी के बहाव के आगे की ओर भूमि में खोद करके बनाई जाती है। यह भूमि में 5 से 6 मीटर गहरा खड्डा खोद कर बनाई जाती है और इसका व्यास 2 से 3 फीट होता है। यानी कि इस गोलाकार बनाते हैं तो उसका व्यास बताया है 2 से 3 फीट। इसकी दीवारों को पत्थरों से बांधा जाता है जिससे भूमि का जल रिस कर आता रहे। इसका उपयोग ग्रीष्म ऋतु में वर्षा जल के सूखने के बाद किया जाता है। इसे स्थानीय भाषा में बेरी भी कहते हैं। और राजस्थान की प्रमुख प्रसिद्ध बेरियां बाड़मेर की और जैसलमेर की बताई जाती है इसमें। फिर देखिए, प्रमुख दिया गया खड़ीन। खड़ीन खेत में पानी करने के लिए भी बनाई जाती है, तो पीने के लिए भी काम में लेते हैं। ये जैसलमेर जिले के मध्यकाल में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई थी और पालीवाल ब्राह्मण इसका जल संरक्षण करते थे। ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें सर्वाधिक उपयुक्त पेयजल के रूप में भी काम में लेते हैं और कृषि के कामों में भी। पहाड़ी भागों में वर्षा काल में बहते हुए जल को ढालू भागों पर कच्ची पक्की मेड़ दीवार बनाकर रोका जाता है और इसके अतिरिक्त दीवार के एक भाग में निकाल दिया जाता है। इसके लगते हुए दूसरी खड़ीन भूमि को भी जल मिल सके। इस खड़ीन भूमि में वर्षा जल से भूमिगत जल में वर्दी और मिट्टी प्रमुखतः गाद के रूप में एकत्रित की जाती है ताकि किसी भी प्रकार से उसका संरक्षण हो सके। अब देखिए, ढलान वाले खेत में मिट्टी बहे, इससे बढ़िया है खड़ीन बनाने पर मिट्टी बहने का बहाव कम हो जाता है। दूसरी बात कि एक खड़ीन बनाने पर दूसरे भाग में नमी पहुंच जाती है, मिट्टी में नमी बनी रहती है। इससे रबी और खरीफ यानी सर्दियों की फसल और बरसात की फसल दोनों फसलों में आसानी से पैदा होती है। साथ ही इसके किनारों का आघोर पर बनी बेरियां ग्रीष्म काल में पेयजल मिलता रहता है। वस्तुतः राजस्थान में जल संरक्षण एवं जल प्रबंधन परंपरागत रहा है, क्योंकि अकाल व सूखे की आशंका यहाँ पर बनी रहती है। इस कारण स्थानीय जनता और शासकों ने वर्षा जल की एक बूंद सहेज कर अधिकतम उपयोग की मानसिकता से इन विभिन्न तकनीकों को जन्म दिया है। देखिए, धार्मिक आस्था जुड़ी रहती है। इसके कारण यहाँ लंबे समय तक स्थानीय जीव जंतुओं और प्राकृतिक वनस्पति और मानव के लिए भी ये जल उपलब्ध होता रहता है खड़ीन के द्वारा, और लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते हैं। इस प्रकार
खड़ीन भी एक ऐसा है जिसमें सूखे की स्थिति हो तो उसमें आसानी से इसमें पीने के लिए आसानी से जल उपलब्ध रहता है और लोग अपने पीने के जल को उपलब्ध अपने जीवन में काम में ले सकते हैं। इस प्रकार खड़ीन जो है हमने पढ़ा इसमें कि ये पहाड़ी क्षेत्रों में और ढलान वाले खेतों में सबसे ज़्यादा बनाए जाते हैं और कृषि के लिए सिंचाई के लिए उत्तम स्रोत सबसे खड़ीन को ही बताया जाता है क्योंकि यह लंबी अवधि तक हमें पानी बना रहता है। फिर एक है जल स्वावलंबन योजना। देखिए जल स्वावलंबन योजना, इसका अर्थ होता है कि जल को स्वयं ही काम में लेना है क्योंकि आज वर्तमान में हमारी भूमि में जो भूमिगत जल है वो गहरा होता चला गया है। आज हम आसपास देखते हैं अपने नलकूपों में कुएं सूख चुके हैं, लोग नलकूप कर रहे हैं, बोरिंग बना रहे हैं, तो उसमें पानी नीचे की ओर गहराई में बहुत कम मात्रा में मिलता है। कम मात्रा में मिलने के कारण लोग जल की उपलब्धता से बहुत ही अधिक से अधिक दुविधा में रहते हैं। इस कारण से सरकार ने एक जल स्वावलंबन योजना चलाई है कि हमें जल को बचा करके रखना है, जल स्वयं को काम में लेना है, इसलिए वर्षा के जल को एकत्रित करें और वर्षा का जल ही उत्तम स्रोत बनेगा आने वाले समय में कि वर्षा के जल को एकत्रित करने से लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेंगे और कृषि के लिए अनाज वगैरह भी उत्पादन कर लेंगे। देखिए वर्तमान में भूमिगत गिरते जल स्तर तथा स्थानीय स्तर पर प्रचलित जल स्रोतों की दुर्दशा तथा बड़े बांधों में बढ़ती मिट्टी की गाद व वर्षा की कमी के कारण जल संकट ही विकट परिस्थिति उत्पन्न होने लगी है। कहते हैं बढ़ती जनसंख्या से जल की बढ़ती मांग के कारण संकट और भी गंभीर होता चला गया है क्योंकि हमारी जनसंख्या बढ़ रही है तो जल को अधिक से अधिक नहाने धोने, कपड़े धोने, सिंचाई सभी कामों में काम में लिया जाता है। भारत सरकार ने जल क्रांति अभियान तथा राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन कार्यक्रम आरंभ किया है। ये हमारी केंद्र सरकार ने तो जल क्रांति के नाम से इस कार्य का शुभारंभ किया है और हमारी राज्य सरकार राजस्थान सरकार है उसने जल स्वावलंबन योजना का कार्यक्रम आरंभ किया है। इन कार्यक्रमों को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्तर पर जल का समुचित प्रबंध किया जाना है। सामान्यतः जल का प्रबंधन तथा संरक्षण परंपरागत रूप से प्रत्येक ढाणी, गांव, कस्बे में नाड़ी, तालाब, कुएं, बावड़ी, जोहड़ व बेड़ी आदि विभिन्न रूपों में अपनाया गया है। ये जल स्रोत तत्कालीन समय के अनुसार स्थानीय स्तर पर जल प्रबंधन तथा संरक्षण का अनुपम उदाहरण थे। लंबे समय तक स्थानीय स्तर पर जल प्रदान करते रहते हैं। जल प्रबंधन की परंपरागत सुव्यवस्थित तकनीक से राजस्थान के पश्चिमी भाग में अकाल के समय भी पर्याप्त मात्रा में जब जल उपलब्ध हो जाता है। जब अकाल पड़ जाता है, वर्षा नहीं होती है, उस समय भी ये एकत्रित किया हुआ जल चाहे टाके में हो, चाहे बेरी में हो, या तालाब या कुएं या नाड़ी में हो, तो उस समय बड़े काम में आता है। ये स्रोत वर्तमान में उपयोगिता कम होने तथा इसके पर्याप्त जो प्रमुखता दिया गया है पर्याप्त संरक्षण के अभाव में ये जर्जर स्थिति में रह गए हैं कि लोग इनकी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए कमजोर बनते जा रहे हैं। हम देख सकते हैं कि वर्तमान समय में जल की कमी से उत्पन्न होने वाले जो संकट है उससे मुक्ति के लिए जल स्वावलंबन आवश्यक हो गया है, जिसके अंतर्गत स्थानीय स्तर पर जल की बचत तथा जल के उपयोग को व्यवस्थित करना हमें आवश्यक है और स्थानीय स्तर पर इसको संरक्षित और उसका समुचित प्रबंध करना है हमें। इन परंपरागत स्रोतों में स्थानीय स्तर पर पुनर्विकास करके उसका सिंचाई तथा कार्यों के उपयोग किया जाए। साथ ही स्थानीय स्तर पर प्रमुखतः वर्षा के जल और भूजल का इस प्रकार से उपयोग किया जाए जिससे हमें स्थानीय स्तर पर जल उपलब्ध हो सके। तो इस प्रकार जल हमें स्वयं को काम में लेना है, जल की बचत करनी है, इसी को जल स्वावलंबन कहा गया है। और जल स्वावलंबन के लिए हमारी दोनों सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसमें प्रयासरत है। जिसे हमने जाना है कि केंद्र सरकार ने जल क्रांति का कार्यक्रम चलाया है
तो हमारी राज्य सरकार ने जल स्वावलंबन योजना का कार्यक्रम चलाया। अब देखिए, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना ये राजस्थान की राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई योजना है। इसमें प्रमुख शुभारंभ हमारे जो प्रमुख है पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने इसका संचालन किया था कि हमें जल की बचत करनी है, वर्षा के जल को एकत्रित करना है। तो राजस्थान सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना में ग्रामीण स्तर पर जल संग्रहण क्षेत्र को प्राकृतिक मानते हुए इस स्तर पर राज्य सरकार तथा भामाशाह सहयोग से जल प्रबंधन कर आत्मनिर्भर करना। इस योजना का भूजल स्तर में वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार कार्य करने में स्थानीय प्राचीन स्रोतों से जैसे कुएं, तालाब, नाली ये लुप्त हो रहे हैं, तो संसाधनों को पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा इस योजना के द्वारा, जिसमें हमारी जैसे पंचायती स्तर है तो पंचायती स्तर पर नालियों को, तालाबों और कुओं की खुदाई तथा इसकी दीवारों को ठीक करने का कार्य करना है। इन जल स्रोतों में जल प्राप्ति क्षेत्र में आने वाले अवरोधों को हटाकर जल प्राप्ति के मार्ग को दुरुस्त करने का कार्य किया जाना है। इस अभियान के द्वारा कहा जाता है, इस अभियान के द्वारा जगह जगह देखिए हम देखते हैं स्टेगर, स्ट्रेंज, एनीकट, टांका, मिट्टी के बने बांध, इन सब का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। जहाँ तालाब है उसमें मिट्टी भर गई है तो राज्य सरकार उन तालाबों को गहरा कर रही है, जिसमें नरेगा के माध्यम से जो चल रहा है काम कि मनरेगा के द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है और लोगों को रोजगार भी उपलब्ध होगा तो जल की कमी को दूर किया जा सकता है। तो देखिए, इसकी अवधि 4 वर्ष बताई गई थी, जिसमें राज्य द्वारा विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित कर 21,000 गांवों को लाभान्वित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में गैर सरकारी संगठनों, धार्मिक ट्रस्टों, अप्रवासी ग्रामीण, भारतीय एवं स्थानीय ग्रामीणों की भागीदारी होगी। किसी भी प्रकार से सरकार के अलावा कई संगठन हैं, कोई धार्मिक संगठन है या अन्य ग्रामीण संगठन है, उनका सहयोग लिया जाएगा। इसमें डीप कंटिन्यूअस कंट्यूर, ड्रेनेजेस, स्ट्रेगर्ड, फॉर्म पॉन्ड, मिनी परकोलेशन टैंक, संकलन गली पीठ, खड़ी, जोहो, टांका निर्माण करना है, जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण निर्माण है टांका, कि प्रत्येक घरों में लोग अपने छत का पानी एकत्रित करें, टांके में एकत्रित करें, ताकि बरसात के पानी को अधिक से अधिक टांके में भर करके उसको पीने के काम में ले, ताकि उसको किसी भी प्रकार से संकटों का सामना नहीं करना पड़ेगा। यानी कि टांके का निर्माण इतना बड़ा हो कि साल भर तक आराम से उस घर को, उस लोगों को घरेलू कार्यों के लिए जल उपलब्ध हो सके। देखिए, श्रृंखलाबद्ध छोटे छोटे एनीकट, जो छोटे छोटे बांध होते हैं मिट्टी के, उनको भी सरकार बार बार उनका मरम्मत करवा रही है। मिट्टी के चेक डैम होते हैं, उनकी दीवारों को भी सरकार मजबूत बना रही है मनरेगा के माध्यम से, ताकि इसमें एक फल दो कार, लोगों को रोजगार भी मिलेगा तो आने वाले समय में जल का संकट भी दूर हो जाएगा। देखिए, जल संग्रहण जो ढांचा है, नाला स्थिरीकरण के कार्य करना, इसके अलावा माइनर इरिगेशन टैंक की मरम्मत, जो बनाए गए टैंक हैं या किसी प्रकार से बावड़ी है, उनकी भी सरकार मरम्मत कर रही है। नवीनीकरण, सुदृढ़ीकरण एक ऐसा है, नवीनीकरण इसलिए कहा गया है कि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि जल हमें पुनः प्राप्त होता है। तो इस प्रकार अगर हमें प्रश्न बने कि जल एक नवीकरणीय संसाधन है कैसे, तो हम इसका आंसर कर सकते हैं कि जल नवीनीकरण संसाधन इसलिए है क्योंकि वे संसाधन जो एक बार काम में लेने के पश्चात पुनः प्राप्त हो जाते हैं, उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो जल वर्षा के माध्यम से ही हमें पुनः प्राप्त होता है, इसलिए जल को हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ये कभी भी खत्म नहीं होता है, ये अनंत है जल, लेकिन इसमें केवल वर्षा के जल को एकत्रित कर सकते हैं, तो ये नवीकरणीय है। देखिए, पुनर्जल भ्रमण, क्योंकि जल पुनः भ्रमण होता है वर्षा के दौरान, फसल व उद्यानिकी में उन्नत तकनीकों को बढ़ावा देता है।
साथ ही ग्रामीणों में इन जल स्रोतों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बनाए रखने के उद्देश्य से इनकी महत्ता का प्रचार प्रसार विभिन्न नुक्कड़ नाटकों तथा मेलों व रैलियों के माध्यम से किया जाएगा, जिसके द्वारा आसानी से लोगों को जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी कि लोग जो है इस योजना के द्वारा अपने घरों में किसी न किसी प्रकार से जल संग्रहित करने के प्रयास करें और आने वाले जल की संकट को दूर हो सके। क्योंकि जब अगर किसी प्रकार से सूखा रह जाए तो इस प्रकार जल को हम संग्रहित करेंगे तो जल आने वाले समय में हमें आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार तुम्हारा ये जो लेसन है ये संपूर्ण होता है। इसमें जो जो प्रश्न बनते हैं कई बार बोर्ड में आ चुका है कि किसी जो जल स्वावलंबन योजना है ये किस सरकार के द्वारा संचालित है और इसमें टांके का निर्माण किस प्रकार किया जाता है, या प्रश्न बनता है खड़ी के बारे में विस्तार से समझाइए। तो ऐसे बहुत से हर किसी न किसी पॉइंट के अनुसार प्रश्न बन करके आता है और वो 2 अंकों का होता है। तो इस लेसन में एक ही प्रश्न आता है 2 अंक का। तो बच्चों याद रखना है आपको कि 2 अंक का प्रश्न आता है। 2 अंक के प्रश्न के लिए हमें कम से कम ये जो पॉइंट दिए गए हैं उन पॉइंटों को हमें विस्तार से याद रखना पड़ता है। तो तुम्हारे ये लेसन नंबर 8 जल जो प्रमुख दिया है ये पूरा होने वाला है। नोट्स इसको आपको खुद को बनानी है, जो किताब में दिए हैं उन्हीं चीज़ों को पर्याप्त मात्रा में पढ़ कर के उनको संक्षेप में लिखने का प्रयास करें। और फिर कल हम आपको प्रश्न भेजेंगे। इसमें से जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हैं वो प्रश्न सभी करने हैं। अतः आप इस लेसन को पूरी तरह से नोट्स के रूप में तैयार करें अपनी स्वेच्छा से कि किस प्रकार नोट्स बन रहा है। क्योंकि आपको मैंने अब बहुत से लेसन पढ़ा दिए तो उसमें नोट्स बनाने का तरीका भी आ गया होगा आपके पास, इसलिए अब विकट समस्या नहीं है। अगर मैं भेजता रहा ऐसे नोट्स तो फिर आप जो है केवल समझ नहीं पाओगे इन पाठों को। इसलिए खुद स्वयं आप नोट्स बनाइए और इनको याद भी रखिए। मैं टेस्ट लेऊंगा, इसके लिए आपको बाद में बताया जाएगा कि कितने लेसनों का टेस्ट लेऊंगा। फिलहाल एक बड़ा टेस्ट लेने में हूँ, इसलिए इन सबको याद रखिए। जो जितने अंक का प्रश्न बताया उस लेसन में उसी के अनुसार उसी टाइप का प्रश्न याद करना है आपको। इसलिए पूरी तरह से तैयारी रखिए। आप टेस्ट के लिए तैयार रहिए। ऐसा नहीं है कि आप होमवर्क करें और पढ़ते नहीं हैं। इसलिए टेस्ट के लिए पूरी तैयारी के साथ जुट जाए। इसके लिए आपको कुछ समय दूंगा। ऐसा है नहीं कि आप होमवर्क करते रहे और याद करना है नहीं। तो बाकी कल आपको इसके ट्यूशन करने हैं। ये मैं ट्यूशन भेज दूंगा कौन कौन से ट्यूशन करने हैं, वो ही आपको ट्यूशन करने हैं। ठीक है, धन्यवाद। अब बाकी कल लेसन नहीं पढ़ाएंगे, इसलिए आपके पास समय है, इसके नोट्स तैयार कर लीजिए। बाकी अगले नेक्स्ट डे 2 दिन बाद में आपका दूसरा लेसन स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए आप भ्रमित नहीं हो कि सर जो है नोट्स भेजेंगे। आप नोट्स स्वयं बनाइए इसकी और हर पाठों की अब तैयारी कीजिए। स्वयं को नोट्स बनाने से ही अनुभव होता है, तभी बोर्ड परीक्षा की अच्छी तैयारी होती है, वरना बोर्ड परीक्षा की अच्छी तैयारी भी नहीं होती। इसलिए आप टेस्ट भी तैयार कीजिए याद करने के लिए और नोट्स भी अच्छे बनाइए। ठीक है, धन्यवाद।